सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो यांग काई को देखते हैं, जिसकी फाइट उसके सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स से हो रही थी। एक एक करके वो डिसाइपल्स उसे मार्शल आर्ट की इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। दूर से उसकी इस फाइट को कोई नोटिस कर रहा था और वो उसके नाम पर सर्कस लगाते जा रहा था। अब तक यांग काई अपने लेवल के सभी बंदों से फाइट में हार जाता है। पिटने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। उसके एल्डर भी उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सभी फाइट में उसकी वीक परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंग्जियाओ पवेलियन के एल्डर उसे अपने पीक में बुलाते हैं, जहां जाने पर वो उसके मेरिडियंस और बोन्स को चेक करके काफी गुस्से में बता रहे थे कि तुम्हारी बोन्स बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक है और वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन से नीचे चले जाओ। एल्डर की बातें सुनने के बाद यांग काई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मास्टर, मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे सेक्ट से ना निकालें, मैं दिल से मार्शल आर्ट की स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर यांग काई को बताते हैं कि सेक्ट रूल के हिसाब से अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर तुम्हें सेक्ट में रहने के लिए यहाँ के छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें हर दिन यहाँ रहने और प्रैक्टिस करने के लिए स्लेव की तरह काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यांग काई को बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है। यांग काई तो मास्टर को शुक्रिया कहने लगता है उसे सेक्ट में रुकने देने के लिए, पर मास्टर उसे साफ साफ कह देते हैं कि देखो लड़के, अगर तुमने 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी की 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कि उसके पास 3 साल है, वो कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में भी बॉडी टेम्पर्ड की 3rd लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाया तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही ये सेक्ट छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यांग काई को एक डिसाइपल ने फाइट के लिए चैलेंज किया था और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांग काई बॉडी टेम्पर रैम की 3rd लेवल पर हूँ। उसका सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम ज़ोउ दिंगजुन है और मैं बॉडी टेम्पर्ड की 5th लेवल पर हूँ। उन दोनों के लेवल्स को सुनने के बाद वहाँ मौजूद डिसाइपल्स में से एक लड़की कहती है कि ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है ना, एक 5th लेवल का बंदा एक 3rd लेवल के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। इस फाइट में तो साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है। यहाँ हमें पता लगता है कि बच्चे यांग काई को कितना ज्यादा नीचा समझते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि यांग काई और ज़ोउ दिंगजुन क्लासमेट हैं, इसलिए वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता कि यांग काई के अलावा हमारे पूरे सेक्ट में कोई भी 3rd लेवल पर नहीं है, इसलिए हर कोई उसे ही फाइट के लिए चैलेंज करेगा, क्योंकि उसे हराकर पॉइंट्स हासिल करना बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं तो खुद भी कुछ दिनों में उसे चैलेंज करके अपने पॉइंट्स बढ़वाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइपल आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पॉइंट्स चुराने की? सेक्ट रूल के हिसाब से आप हर 5 दिन में किसी न किसी डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 दिन बाद मैं खुद यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। अफसोस, तब तक तो इसकी इंजरीज भी हील नहीं हुई होंगी और इसे आसानी से हराकर मुझे फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी, जहां हमारा हीरो यांग काई एक जबरदस्त जंप लगाते हुए एक पावरफुल फीस्ट उस बंदे को दे मारता है, लेकिन 5th लेवल पर होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड थी। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, वीक बोन होने की वजह से यांग काई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अपने मन में सोचने लगता है कि सच में इस बंदे की बॉडी तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, उठ के फिर से फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद उसका सामने वाला ओपोनेंट कह रहा था, इस लड़के को 3 साल का वक्त दिया था एल्डर ने, हमें तो लगा था कि ये पहले ही साल में हमसे पिट पिटा के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा पुश किया है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। सेक्ट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इसकी पिटाई ना की हो, लेकिन फिर भी ये हर बार किसी न किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कुटाई लगवाता रहता है, लेकिन आज मैं इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा यांग काई की जम के धुलाई कर रहा था। वैसे तो यांग काई इस बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता।
दूर से ये फाइट एक नकाब पहने लड़की नोटिस कर रही थी, जो हर किसी के फाइट को नोटिस करती है और जीतने वाले को पॉइंट्स देती है। वो भी यांग काई की हिम्मत को देखने के बाद इक्वली हैरान थी। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि इतना पिटने के बाद भी ये लड़का वापस से फाइट के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। यहाँ थर्ड लेवल पर होने के बावजूद भी यांग काई अपने ओपोनेंट को परेशान कर चुका था, जिस बात से चिढ़कर उसका ओपोनेंट जाओ उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा। उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो सभी बेट लगाने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि ये कितने राउंड तक टिकता है। वो सभी तो वहाँ पर बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं कि जल्दी बताओ कि ये कितने राउंड तक और टिकेगा। वैसे ये सस्पेंस तो बिल्कुल नहीं है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला तो कंफर्म हमारा ज़ोउ है, लेकिन हम बैट सिर्फ उसके राउंड्स पर लगाएंगे, समझ आई। ये बोलने के बाद वो वहीं यांग काई के नाम पर बैट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बावजूद भी यांग काई फिर से उठ के फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी एनर्जी और जोश के साथ फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि तेरे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तू मुझसे लड़े। स्टार्टिंग में तो यांग काई उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपनी पूरी जान लगाकर एक और जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे हिट होने की बाद तो यांग काई के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। उसकी ये हालत देखने के बाद तो उस लड़की को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं यांग काई तो खुद को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि तुमने साफ साफ देखा ना कि उसका पंच आ रहा था, इसका मतलब तुम दोबारा फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ जाओ तो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे कि वो फाइनली इस फाइट को जीत गया हो, लेकिन तभी उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारा यांग काई फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। बच्चे तो उसे फिर से होश में देखने के बाद कहते हैं कि लगता है अब ये न्यू रिकॉर्ड बनाएगा। उन्हें तो यांग काई के इस विल पावर पे भी हंसी आ रही थी कि इतना पिटने के बावजूद फिर से पिटने के लिए खड़ा हो जाता है। बॉडी के हर पार्ट में इंजरी होने के बावजूद भी वो खुद को संभालते हुए ज़ोउ से कहता है कि आओ दोबारा फाइट करते हैं। ज़ोउ तो अब तक परेशान हो जाता है कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। उन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ दूर से जो लड़की उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी वो बताती है कि पिछले 3 सालों में हर 5 दिन के बाद कोई न कोई स्टूडेंट यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। 3 सालों से इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा। ये उसका 148th मैच है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। उस लड़की को भी यांग काई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं यहाँ यांग काई ने फाइनली अपनी पूरी बॉडी का फोर्स यूज करते हुए एक जबरदस्त किक ज़ोउ को जड़ दिया था, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे तो ये देखकर हैरान होते हुए ज़ोउ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या अब तुम इस लड़के से हारोगे जिसे आधा सेक्ट हरा चुका है। अब अपनी बेइज्जती से ज़ोउ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो यांग काई को गले से पकड़कर कहता है कि याद रख, अगर अब तूने हार नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो उसे उठाकर काफी बुरी तरीके से पटक देता है, पर यांग काई ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा हो गया था और ये देखकर वो लड़की जो स्टार्टिंग में उसके बारे में बात कर रही थी वो कहती है कि यांग काई हार मान लो, इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। वही ज़ोउ यांग काई को देखकर कहता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं यांग काई ने भी अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त पंच क्रिएट कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये पंच मारकर इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो ज़ोउ के हाथों से इतनी जबरदस्त किक खाता है कि पत्थर से टकराने की वजह से फाइनली वो बेहोश हो गया था। बच्चे तो उसकी ये हालत देखकर भी उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि कहते हैं कि ये कमीना, जब तुझे हारना ही था तो तू पहले नहीं हार सकता था, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए। ये बोलने के बाद वो सभी अपना अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो उसे किक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की पत्थर मार कर उसे गिरा देती है। उसे तो समझ नहीं आता कि वो तो इसे पीटने आ रहा था ना, फिर इसके सामने नील डाउन क्यों कर रहा है। अब तक उस दूसरे वाले डिसाइबल को पता लग जाता है कि लगता है उन्हें दूर से मॉनिटर किया जा रहा है और ये काम उन्हीं का है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, अगर उन्होंने देख लिया कि हम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। वो सभी वहाँ से जाते हुए यही कह रहे थे कि क्या वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद ये लड़की यांग काई को संभालते हुए एक पेड़ से सटा देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे यांग काई की बहुत ज्यादा परवाह हो। वो उसे संभालते हुए कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें हर बार चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके से तो किसी दिन ये लोग तुम्हें मार डालेंगे।
वो तो उसके हाथ में एक मेडिसिन रखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार एक पावरफुल ओपोनेंट के फाइट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। ये लड़का हर बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कंपटीशन में मारे जाने का डर नहीं है। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद यांग काई को होश आता है। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो सुबह से शाम तक वहीं पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद उसे अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से हार गया। अपने हाथ में उसे उस लड़की की दी हुई मेडिसिन बोतल नजर आती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरी इंजरीज को हील करने के बाद तुम हमेशा इस तरीके से मुझे मेडिसिन पकड़ा कर चली जाती हो। मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ियों की पोटली उठा लेता है, लेकिन उसे डर था कि 3 साल खत्म होने वाले हैं और उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ऐसा ना हो कि उसे सेक्ट से निकाल दिया जाए और वो उस पर्सन को दोबारा कभी ना देख पाए। ये सोचते हुए वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ उसे सेक्ट से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दी हुई थी रहने के लिए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो उस मेडिसिन को बोतल में मिलाता है, जिससे वो अपने घाव साफ करने लगा था। घाव ज्यादा होने की वजह से उसे छूते ही उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हद से ज्यादा इंजर्ड और थके होने की वजह से वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया था कि तभी उसके घाव से निकल रहे खून को उसके सर के नीचे मौजूद पत्थर ने अब्सॉर्ब कर लिया था। यान काई को पता भी नहीं चलता कि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से वो पत्थर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका है, जो एक्टिवेट होने की वजह से काफी तेज ग्लो कर रहा था। अपने सर के पीछे स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद यान काई को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। झटके से उठने की वजह से वो तो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। अपने आसपास की जगह उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वहाँ पर मौजूद था तो सिर्फ वही स्पिरिचुअल पत्थर, जिसे देखने के बाद यान काई उसे पहचान जाता है। उस पत्थर को वहाँ देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि पिलो की तरह यूज होने वाला ये पत्थर आखिर इतना ग्लो क्यों कर रहा है। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जैसे ही वो उस पत्थर को टच करने वाला था, वो स्टोन फिर से उसके हाथ पर मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए उसे कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद यान काई को पता लग गया था कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सीक्रेट बुक है, वो भी एंशिएंट टाइम की, जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़े हुए काफी सारे हिडन टेक्निक्स मौजूद हैं। वो उस बुक को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी लेटी हुई थी और वो तो बस सपने में था। उस बुक का पीछा करते हुए यान काई ये क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ से वो बस गिरने ही वाला था। पर तभी अचानक से उसके पीछे दिनजुंग अपीयर हो गया था, जो उसे पंच मारते हुए क्लिफ से नीचे लटका देता है। वो तो यांग काई से कह रहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। पर यांग काई साफ साफ मना कर देता है कि वो खुद ऊपर आ जाएगा, उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। दिंगजुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके हाथ पर अपना पाँव रखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें ऊपर आने दूंगा तब ना, जब तक तुम हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यांग काई समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये ज़ोउ दिंगजुन होता तो उसे हराने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाता। वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो इल्यूजन कहती है कि मैं चाहे जो भी हूँ, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो तो लात मार के यांग काई को नीचे फेंक देता है। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो सीधा पानी में गिर गया था। पानी के अंदर जाते ही यांग काई को एक स्पिरिचुअल चेन ट्रैप कर लेता है, जिससे वो बचने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने लगा था। वो स्पिरिचुअल चेन तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगती है। यांग काई के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्पिरिचुअल चेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और यांग काई उसे तोड़ते हुए ऊपर आ गया था। वहीं पानी के अंदर हमें एक और कंकाल को दिखाते हैं, जो उसी स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप था, लेकिन यांग काई के ब्लड की वजह से वो चेन वीक पड़ जाती है और वो कंकाल भी आजाद हो जाता है। बाहर आने के बाद वो स्कल बॉडी यांग काई से कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो चुका हूँ। यांग काई के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूँ। इतने सालों से मैं इस पत्थर में ट्रैप था, लेकिन तुम्हारी ब्लड की वजह से अब मैं फाइनली आजाद हो गया हूँ और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। ये बोलने के बाद वो तो उसे पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। वो यांग काई से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए मौत आसान हो जाएगी। पर यांग काई गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है,
जो यांग को समझाती है कि तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। वो अपनी बातों से यांग को उसके पुराने दिन वापस याद दिलाती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है और वो इस तरीके से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। ये हड्डियों का ढांचा उसे एब्जॉर्ब करने से पहले ही हमारा यांग अपनी विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्कल को एब्जॉर्ब करने लगती है। यांग की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से इस बोन बॉडी को एब्जॉर्ब कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन और कहानी अच्छी लगी है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए, तो शाम तक इसका नेक्स्ट पार्ट आपको याद से मिल जाएगा।